फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे तालिबान की। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के दिल्ली दौरे से 2 दिन पहले ही भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि तालिबान को मान्यता देने के एक कदम और करीब भारत पहुंच गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत जिस क्षेत्रीय समूह का हिस्सा है, उसने पहली बार तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को एक सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। ये एक बहुत बड़ी घटना है और इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब नई दिल्ली अफगानिस्तान के तालिबान शासकों को एक वैध सरकार के तौर पर मान्यता दे दे। दरअसल रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित 10 देशों के मॉस्को फॉरवर्ड बैठक में भारत, चीन और पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों की बैठकें हुई हैं। इस बैठक में पहली बार तालिबान के प्रतिनिधि को बतौर आधिकारिक सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। भारत ने भी तालिबान के प्रतिनिधि को स्वीकार किया है और ये अफगानिस्तान को लेकर भारत की जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम भारत के तालिबान को डी फैक्टो यानी परोक्ष मान्यता देने की दिशा में देखा जा रहा है। हालांकि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी भी प्रतिबंध लगा रखा है। उनका नाम अभी भी यूएनएससी की प्रतिबंध सूची में शामिल है, लेकिन उन्हें भारत आने की इजाज़त दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अक्टूबर से आमिर खान मुत्ताकी 5 दिनों के दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान उनकी मुलाकात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से होगी। मुत्ताकी 5 दिनों तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वो कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि भारत और तालिबान के बीच रिश्ते अच्छे हों। रूस में जो बैठक हुई है, उसके ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने पहली बार विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के नेतृत्व में सदस्य के रूप में हिस्सा लिया। इसी बैठक में पहली बार तालिबान का काला सफ़ेद झंडा भी लहराया गया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अभी भी अफगान गणराज्य के पुराने लाल काले हरे तिरंगे को मान्यता देता है। इसके अलावा बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की आलोचना भी की गई, जिसमें उन्होंने बगराम एयरबेस को फिर से अमेरिकी सेना को सौंपने की बात कही थी। इस दौरान भारत के साथ साथ रूस, चीन, ईरान और मध्य एशियाई देशों ने कहा है कि किसी भी देश द्वारा अफगानिस्तान और उनके पड़ोसी क्षेत्र में सैन्य ढांचा स्थापित करने का प्रयास अस्वीकार्य हैं। द हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान के विदेश मंत्री को भारत दौरे के दौरान वही प्रोटोकॉल दिया जाएगा जो किसी अन्य देश के विदेश मंत्री को दिया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से उनकी मेजबानी भी की जाएगी। 10 अक्टूबर को वार्ता के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर हैदराबाद हाउस में उनका स्वागत करेंगे। हालांकि भारत के इस फैसले पर अफगानिस्तान के पूर्व राजनयिकों ने सवाल उठाए हैं और भारत को सावधान करने की कोशिश की है। तालिबान के विरोधी और अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री ने कहा कि इस यात्रा का इस्तेमाल क्षेत्रीय और प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मंगलवार को रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की तरफ से आयोजित 10 देशों के मॉस्को फॉर्मेट परामर्श में भाग लिया। इस बैठक में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष दूत मोहम्मद सादिक और चीन, ईरान और मध्य एशियाई देशों के अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। रूस के अलावा अभी तक किसी भी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन मंगलवार को बैठक के बाद जारी एक तस्वीर में मुत्ताकी को अन्य राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ दिखाया गया था। खासकर तालिबान का झंडा होने का मतलब एक बड़ा संदेश है कि भारत को भी तालिबान से कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलहाल ये साफ नहीं किया कि भारत तालिबान को औपचारिक मान्यता देने जा रहा है या नहीं, लेकिन मुत्ताकी के साथ मुलाकात में मानवीय सहायता, शिक्षा, व्यापार, सुरक्षा सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की संभावना है। भारत की टेक्निकल मिशन टीम पहले ही काबुल में कार्यरत है। पिछले 2 वर्षों में भारत ने अफगानिस्तान को बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता भेजी है। हिंदू की रिपोर्ट में हालांकि कई राजनयिकों ने भारत के इस कदम को व्यवहारिक कूटनीति का हिस्सा बताया, लेकिन इसे तालिबान की मान्यता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हिंदू की रिपोर्ट में पूर्व राजदूत विवेक काड़जू ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहमति का इंतजार करना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान में अपने हितों की रक्षा के लिए तालिबान से संवाद जारी रखना चाहिए। वहीं पूर्व अफगान विदेश मंत्री जंगीम जफर पांता ने चेतावनी दी है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अफगानिस्तान में अपने अपने प्रभाव क्षेत्र तलाश रहे हैं, जो क्षेत्रीय शांति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान को चीन से दूर करने की अमेरिका की कोशिशें फिलहाल कामयाब होती दिख रही हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी हालिया अमेरिका यात्रा से पहले जून में पाक सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने वाशिंगटन के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुनीर की ओर से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का नाम पेश किया गया, तो शरीफ ने भारत के साथ सीजफायर का श्रेय अमेरिकी प्रेसिडेंट को दिया है। शहबाज शरीफ असीम मुनीर का हाइब्रिड शासन अमेरिका के सामने उसी तरह के सौदे पेश कर रहा है जैसे उसने कभी चीन के सामने रखे थे। अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने फिलिस्तीन पर अपने सैद्धांतिक रुख को त्याग कर अब्राहम समझौते का हिस्सा बनने के संकेत दिए हैं, जो इजराइल को मान्यता देता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि दोनों देश इस मुद्दे पर एकमत हो सकें और सऊदी शाही परिवार को प्रतिक्रिया से बचाया जा सके। ऐसा लगता है कि ट्रंप की गाजा योजना का समर्थन करने से पहले शरीफ ने प्रस्तावित समझौते के प्रावधानों की बारीकियां नहीं देखी। इनमें कुछ को फिलिस्तीनी हितों के खिलाफ माना जा रहा है। ये समर्थन पाकिस्तान में आश्चर्य के रूप में आया है। यही कारण है कि शरीफ पर फिलिस्तीनी हितों की कीमत पर अमेरिकियों को खुश करने की कोशिश करने का आरोप लगा है। इसके चलते विदेश मंत्री इशाक डार को कहना पड़ा कि उन्हें दिखाई गई शांति योजना के प्रावधानों में बदलाव किया गया और शरीफ उनको नहीं पढ़ सके।
अमेरिका और पाकिस्तान में बलूचिस्तान के खनिज तत्वों और बंदरगाह को लेकर बातचीत चल रही है। पाकिस्तान ने ग्वादर के पास अरब सागर में पासनी में नया बंदरगाह बनाने की पेशकश अमेरिका को दी है। इससे अमेरिका को रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में मजबूत पैर जमाने का मौका मिलेगा। बलूचिस्तान में पासनी ईरान से केवल 100 मील और चीन के निवेश से बनी ग्वादर बंदरगाह से 70 मील दूर है। प्रस्तावित बंदरगाह को संबंधों को रफ्तार देने के लिए रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। पाकिस्तान के पास विशाल खनिज संबंध होने की बात एक्सपर्ट मानते हैं। खासतौर से बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में संसाधन है। इन दोनों ही आसान सूबे हैं। मुनीर अपने साथ दुर्लभ खनिजों के नमूने लेकर अमेरिका गए थे। उन्होंने शरीफ की मौजूदगी में ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों को ये खनिज दिखाए। इसकी आलोचना करते हुए अब्दुल गफ्फार खान के परपोते सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि मुनीर सेल्समैन और शरीफ शोरूम के मैनेजर की तरह ट्रंप के सामने थे। ट्रंप की गाजा योजना पर समर्थन के लिए भी उन्होंने शरीफ को घेरा है। आम सवाल यह है कि मुनीर और शरीफ अमेरिका से इतनी बेताबी से क्यों मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि हाइब्रिड शासन अमेरिका को अपने साथ चाहता है क्योंकि उनके पास घरेलू वैधता का अभाव है। शहबाज और पाक आर्मी पर लगातार आरोप लगता रहा है कि चुनावी निष्पक्ष नहीं था। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है। चुनाव में भी इमरान खान का दबदबा दिखाता है। ऐसे में मुनीर और शहबाज चाहते हैं कि इमरान खान जेल में ही रहें। मुनीर और शरीफ ने बलूचिस्तान में अमेरिकी कंपनियों की अनुमति देने के घरेलू और क्षेत्रीय परिणामों पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। चीन ने अभी तक इन घटनाक्रमों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि यह तय है कि अपनी सीमा के करीब अमेरिका की संभावित मौजूदगी चीन को नाराज करेगी। इसलिए उसने अफगानिस्तान के बगराम एयरवेज को वापस लेने के अमेरिकी प्रस्ताव को एक कहते हुए खारिज कर दिया कि ये क्षेत्रीय तनाव पैदा करने की कोशिश है। चीन के लिए ये मुद्दा यह होगा कि चीनी हितों के लिए सुरक्षा स्थिति में सुधार करने के बजाय पाकिस्तान अमेरिका को इस क्षेत्र में घुसाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अपने लोगों के लिए सुरक्षा की मांग को अनसुना कर दिया है। चीन के अलावा ईरान भी नाराज होगा क्योंकि वो पहले ही अमेरिका के निशाने पर है। अफगान तालिबान हालांकि वाशिंगटन से बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन अमेरिकियों की अपनी ज़मीन पर वापसी का कड़ा विरोध कर रहा है। मुनीर और शरीफ जो प्रस्ताव अमेरिका को दे रहे हैं उससे पाकिस्तान का कोई पड़ोसी खुश नहीं होगा। पड़ोसी ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में भी इससे गुस्सा बढ़ेगा। पाकिस्तानी सेना को समझना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही युद्ध जैसे हालात हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी लगातार प्रांत में हिंसा कर रहा है। बलूचिस्तान में अलगाववादी अमेरिका को अपने संसाधनों के दोहन की इजाज़त नहीं देंगे। वह इसी मुद्दे पर अपने क्षेत्र में चीनियों को निशाना बना रहे हैं। इससे पता चलता है कि मुनीर और शरीफ एक खतरनाक रास्ते पर हैं। ये बलूचिस्तान और केपी को भारी अस्थिरता अमेरिका चीन के बीच छद्म संघर्ष का मैदान बन सकता है। यह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत और दूसरे पड़ोसियों के हितों के लिए भी हानिकारक होगा। आइए बात करें नोबेल पुरस्कार की। साल 2025 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जापान के सुशुमो कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के ओमर एम यांगी को दिया गया है। स्वीडिश रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह सम्मान उन्हें मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOFs के विकास के लिए दिया है। यह एक ऐसे क्रिस्टलीय पदार्थ है जो धातुओं और आवधिक अणुओं से मिलकर बनते हैं और गैसों, दवाओं और रसायनों के भंडारण और शुद्धिकरण में अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी खोज ने सामग्री विज्ञान और रसायन शास्त्र दोनों में नई संभावनाएं खोली हैं। साल 1901 से 2024 के बीच 195 व्यक्तियों को 116 रसायन विज्ञान पुरस्कार दिए गए हैं। वर्ष 2024 का पुरस्कार सिएटल स्थित वाशिंगटन विश्वविद्यालय के जैव रसायन शास्त्री डेविड बेकर और लंदन स्थित ब्रिटिश अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान प्रयोगशाला गूगल डीप माइंड के कंप्यूटर वैज्ञानिक डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को दिया गया था। साल 2025 के पहले नोबेल पुरस्कार की घोषणा सोमवार को की गई। चिकित्सा का पुरस्कार मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड राम्सडेल और डॉक्टर सिमोन सकागुची को परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ऐसे क्रिस्टलीय पदार्थ हैं जो धातु आयनों और ऑर्गेनिक अणुओं के संयोजन से बनते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका ढांचा बेहद छिद्रयुक्त होता है, जिससे ये गैसें तरल पदार्थों और अणुओं को अवशोषित और संघनित कर सकते हैं। इस खोज ने ऊर्जा भंडारण, पर्यावरण शुद्धिकरण, दवा वितरण और गैस पृथक्करण जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। इससे पहले मंगलवार को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस को उप परमाणु क्वांटम टनलिंग की विचित्र दुनिया पर उनके शोध के लिए दिया गया था, जो रोज़मर्रा के डिजिटल संचार और कंप्यूटिंग की शक्ति को बढ़ाता है। ये बात करें तुर्की की। तुर्की अपने हवाई ताकत को बढ़ाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। इसके लिए तुर्की ने पहले अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की कोशिश की, लेकिन जब राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की कोशिशें नाकाम हो गई, तब उन्होंने सेकेंड हैंड यूरोफाइटर टाइफून की ओर देखना शुरू कर दिया है। यूरोफाइटर टाइफून की गिनती दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में की जाती है। अर्दोगन ने इससे पहले नए नवेले यूरोफाइटर टाइफून को खरीदने की कोशिश की, लेकिन जर्मनी के विरोध के कारण वो भी कामयाब नहीं हो सकी। ऐसे में अर्दोगन अब सेकेंड हैंड यूरोफाइटर टाइफून पर दांव लगाने जा रहे हैं।
मिडिल ईस्ट IMEE की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की कतर के साथ सेकेंड हैंड यूरोफाइटर टाइफून जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर चर्चा कर रहा है। यह देश तेजी से पुराने होते F-16 बेड़े को अपग्रेड करने के लिए बेचैन है। तुर्की ने स्वदेशी स्तर पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान को भी विकसित किया है, लेकिन यह 2030 से पहले वायुसेना में शामिल नहीं हो सकेगा। ऐसे में अगले 5 साल के गैप को भरने के लिए तुर्की वैकल्पिक विमानों की तलाश कर रहा है। जुलाई में तुर्की ने ब्रिटेन से 40 यूरोफाइटर जेट खरीदने के लिए प्रारंभिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि कीमतों और अंतिम शर्तों में बातचीत अभी भी जारी है। तुर्की ने ब्रिटेन की शुरुआती प्रस्ताव को बहुत महंगा माना है। अगर यह सौदा हो भी जाता है तो भी डिलीवरी में कई साल लग सकते हैं, जबकि तुर्की को नए विमानों की तत्काल आवश्यकता है। वहीं कतर ने तुर्की को तुरंत सेकेंड हैंड यूरोफाइटर टाइफून डिलीवरी करने का वाला दिया है। कतर के पास पहले से 24 ट्रेंच 3A यूरोफाइटर टाइफून है। इस मामले से परिचित क्षेत्रीय सूत्रों ने MEE को बताया कि तुर्की और कतर के बीच एक समझौता होने वाला है। हालांकि बातचीत अभी जारी है। कतर के एक सूत्र ने पुष्टि की है कि तुर्की के रक्षा मंत्री यासिर गुलेर और वायुसेना कमांडर जनरल जिया सेमल कादी ओगलू मंगलवार को दोहा में जेट विमानों की संभावित खरीद पर चर्चा करने के लिए मौजूद थे। Please do like, share, and subscribe this channel of my news, views, and analysis by Prakash.